गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम लोग जावा पढ़ रहे हैं। जावा का इसके पहले का जो लेक्चर था, इसके प्रीवियस लेक्चर में जावा के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखा था, कुछ इंट्रोडक्शन हुआ था वहाँ पर। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ का किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आई और ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिगनिंग से लेकर के अभी तक में ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं इनको किस किस कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। हमने देखा था कि उसमें इसके जो 3 कैटेगराइज थे। पहला क्या था हमारा लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें मशीन लैंग्वेज यूज करते थे हम लोग। बाइनरी कोड में उसमें कोडिंग की जाती थी 0 और 1 के फॉर्मेट में। फिर उसके बाद उसके आगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हम लोगों ने और सॉल्व करके उसके आगे जब हम आए तो हम लोग आए कि मिडिल लेवल लैंग्वेज में, जिसमें हम असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे और इसमें जो कोडिंग की जाती थी वो मैनिमोनिक कोड्स कहलाते थे, है ना। यहाँ पर असेंबलर का यूज होता था असेंबली लैंग्वेज में। जो भी प्रोग्राम बनाते थे, हमारा सारा प्रोग्राम जो भी सोर्स प्रोग्राम होता था उससे हम असेंबलर का यूज होता था और असेंबलर क्या करता था, या ट्रांसलेटर का काम करता था और वो हमारा असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। स्टार्टिंग से लेकर के आज तक अभी भी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है मशीन लैंग्वेज ही समझता है, दैट इज 0 और 1 ओनली, है ना। तो असेंबलर का क्या काम था, एक टाइप से वो ट्रांसलेटर का काम किया करता था, जो हमारे सोर्स प्रोग्राम का असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हुए थे उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता था। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए फिर हम और आगे की तरफ बढ़े तो हम फिर आए कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में आए। और हाई लेवल लैंग्वेज में हम जैसे कि C++, जावा, .NET, PHP, ये सारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करने लगे प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। और इसमें हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। और ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होता है इंग्लिश का, है, इनको समझना ईजी होता है। और ये सब क्या है कि इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स स्टेटमेंट्स होते हैं, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें से हमारा जो एग्जाम्पल्स थे C++, जावा, .NET वगैरह, इसमें से हमने फिर क्या लिया, जावा लिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, जावा प्रोग्रामिंग है। तो आज हम लोग देखते हैं कि जावा क्या है ना। जावा के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं, जावा के बारे में हम लोग आज देखते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। तो जावा जो है हमारा, जावा को ऐसा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जावा इज अ वेरी सिंपल, सिक्योर, हाई लेवल, केस सेंसिटिव, मल्टी थ्रेडेड और क्या कह सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि जावा क्या है कि जावा इज अ वेरी सिंपल, हाई लेवल, सिक्योर, मल्टी थ्रेडेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, केस सेंसिटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जावा क्या है हमारा, जावा बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, सिक्योर, हाई लेवल, केस सेंसिटिव, मल्टी थ्रेडेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसे सबसे पहले जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था। कहाँ पर, इन सन माइक्रोसिस्टम। सबसे पहले इसे जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था ईयर अप्रॉक्स 1990 के अप्रॉक्स में। इसे सबसे पहले जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम में क्या किया था, इसे डेवलप किया था। और इसको जो सबसे पहले जो मार्केट में इसको लॉन्च किया गया वो था ईयर 1990, जनवरी 1990, है ना। जनवरी 1990 में इसको क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया गया यूज़ करने के लिए। इसका जो डेवलप किया गया था, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने का सिर्फ एक ही वो था, एम था कि जिस धीरे धीरे करके जब हम लोग लो लेवल लैंग्वेज से करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, है ना। हमारा जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता जा रहा था। और एक ऐसा टाइम आया जब मार्केट में इंटरनेट आ गया था, मार्केट में इंटरनेट्स आ गए थे। तो इसके पहले की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे C++ वगैरह, ये इंटरनेट को सपोर्ट नहीं किया करते, है ना। ये इंटरनेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो हमें एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी जिसकी कोडिंग में लिखे हुए प्रोग्राम्स क्या हो वो इंटरनेट पर भी रन हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी। तो ऐसा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया वो क्या था, जावा था, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड है, केस सेंसिटिव है, हाई लेवल है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसे सबसे पहले जेम्स गॉसलिंग ने ईयर 1990 में डेवलप किया था और मार्केट में सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था तो वो ईयर 1996 में से लॉन्च किया गया था, ओके।
Java is a very simple, Java is a very simple, high level, secure, high level secure multi-threaded case sensitive and platform independent and object oriented programming language. ओके, क्या है? जावा इज वेरी सिंपल, हाई लेवल, सिक्योर, मल्टी-थ्रेडेड, केस सेंसिटिव, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे सबसे पहले जेम्स गॉसलिंग ने ईयर 1990 में डेवलप किया था और फिर इसे 1996 में हम लोगों ने मार्केट में से लॉन्च कर लिया यूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को समझ में आ जाए। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग में जहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर यूज हो रहे हैं वहाँ कैपिटल लेटर होंगे, जहाँ स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल लेटर होगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको समझ में आ सकता है। हाई लेवल है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश की स्टेटमेंट्स यूज की जाती है, इसलिए क्या है ये हाई लेवल है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है कि इसे हम पार्टीशन में डिवाइड करके, है ना, पार्टीशन में डिवाइड करके इसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक मॉड्यूल, ठीक है, कोई एक पर्सन एक मॉड्यूल की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन दूसरा मॉड्यूल बना रहा है, कोई तीसरा पर्सन तीसरा मॉड्यूल बना रहा है और फिर सबको हम आपस में क्या करें, आपस में कलेक्शन कर दें, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बन जाए, पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो क्या है, मल्टी थ्रेडेड है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या आता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। उससे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऊप्स के कंसेप्ट्स, ऊप्स के जो कंसेप्ट्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऊप्स के जो कंसेप्ट थे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट और क्या है, डेटा इंकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फी। ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा इंकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फी, इससे हम क्या करते हैं, ऊप्स कंसेप्ट बोलते हैं। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इनको सपोर्ट करता हो, ठीक है, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इनको क्या करता हो, सपोर्ट करता हो, क्लास को सपोर्ट करता हो, ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता हो, डेटा इंकैप्सुलेशन हो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो, इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी क्या करता है, उसके कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। उसमें क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होता है, विदाउट क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट डेटा कि क्या होता है, इसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं हो पाती, बिना क्लास की इसमें प्रोग्रामिंग होती ही नहीं, है ना। ये क्या है, प्योरली क्या है, हमारा ऊप्स कंसेप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, है ना। हमने ऐसा क्यों कहा कि जावा हमारा जो है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक स्टेप में मैंने ये भी कहा कि C++ जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आखिर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है ना। कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे एप्लीकेशंस जिनको हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट किया, है ना। ऐसे
एप्लीकेशंस जिनको हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट किया, कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद अगर हम उस एप्लीकेशन को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करना चाहें, है ना, ऐसे एप्लीकेशंस जिनको हमने किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट किया, कंपाइल किया, ठीक है, और कंपाइल करने के बाद हम उसको क्या करें, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या करना चाहें, रन करना चाहें, और वो रन ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशन, है ना। वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशन होता है। और ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमने जो एप्लीकेशन बनाया है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, क्या कहा कि वो एप्लीकेशंस जिनको हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट किया, कंपाइल किया, है ना। एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताएं कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम प्रोग्राम्स को क्रिएट करके कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद हर प्रोग्राम का अपना एक डॉट क्लास फाइल बनता है, exe फाइल बनता है, डॉट क्लास फाइल बनता है। ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में चाहे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, चाहे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, चाहे जावा का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इनका जो सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम यानी कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने उसे लिखा है ना, चाहे वो जावा में हो, ठीक है, सी में हो, C++ में हो, ये जो सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम हमारा, ठीक है, अगर हमने उसे सी या C++ का यूज करके लिखा हुआ है तो सी या C++ का कंपाइलर होगा, है ना। और कंपाइलर जो है वो क्या करता है, हमारे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, हमारे सोर्स प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एप्लीकेशंस जो क्या हो, जिनको हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट किया, कंपाइल किया, तो जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने से हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है वो कन्वर्ट हो जाता है, एक फाइल बन जाती है उसकी, किसकी, जो कि किसमें कन्वर्ट होकर के बनता है, वो मशीन लैंग्वेज में। और फिर इस मशीन लैंग्वेज में जो हमारा कोड बन गया, ठीक है, कोड हमारा जो सोर्स प्रोग्राम था जो कि ट्रांसलेट हो गया किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इस मशीन लैंग्वेज में उस कोड की इसे हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने अपना प्रोग्राम क्रिएट किया है और उसको हमने कंपाइल किया तो उसका क्या बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट हो गया कोड है, अगर इसको हम अपने उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं तो वो रन हो जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं तो वो रन नहीं होता है। और जब वो रन नहीं होता है तो ऐसे प्रोग्राम को हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशन कहते हैं। और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए जो कि सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहा हो, दूसरे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं हो रहा हो, तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि C एंड C++, एग्जाम्पल जैसे कि C एंड C++, तो C और C++ के प्रोग्राम्स अगर हम बनाते हैं, है ना, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसे हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने उसे क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो क्या है, विंडोज XP, है ना। तो मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया है विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम बनाया और उसको हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने पर उसका क्या बनेगा, मशीन कोड बनेगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, मशीन लैंग्वेज में उसकी कोडिंग हो जाती है, मशीन कोड बन जाता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है, कंपाइलर उसे क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है इसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में। अब इस मशीन कोड को अगर हम विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं तो रन हो जाता है। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या था, XP था, विंडोज XP था, उसी पर हम इसे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं तो रन हो जाता है। किसी दूसरे का कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, उसमें भी अगर विंडोज XP और रन करते हैं तो रन हो जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे का कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि XP नहीं है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि विस्टा हो गया या फिर आपका ये कह सकते हैं लाइनक्स हो गया, सोलारिस हो गया, है ना, तो अगर हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस मशीन कोर्स को रन करने की कोशिश करते हैं तो उस पर वो रन नहीं होता है। तो ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ एक ही टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको क्रिएट किया गया, कंपाइल किया गया, उसी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो रन हो, है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम बोलते हैं। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज करके हमने ये प्रोग्राम क्रिएट किया था उसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक इसी
का उल्टा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम यही चीज होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या था, तो उसी तरीके से क्या है, उसी का उल्टा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब प्रोग्राम हमने क्रिएट किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसका जो मशीन कोड ट्रांसलेट होकर के मशीन कोड आया, उस मशीन कोड को हम क्या करते हैं, है ना, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करके देखते हैं और वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बोलते हैं। और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वो प्रोग्राम क्रिएट किया गया, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जावा में जो भी सोर्स प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, तो सोर्स प्रोग्राम को अगर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट किया, कंपाइल किया, तो उसका क्या बनता है, डॉट क्लास फाइल बनती है ना। जावा दैट इज वो जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, उसे ट्रांसलेट कर देता है, इसमें मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। और इस मशीन कोड में जब वो ट्रांसलेट कर दिया, तो उस मशीन कोड को अगर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं, तो वो रन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो जावा है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि C++ के प्रोग्राम्स को अगर हम रन करें तो रन नहीं होता है, और अगर जावा के प्रोग्राम्स को हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या करें, रन करते हैं, तो वो रन हो जाता है। एक डायग्राम में हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे, है ना। जैसे देखते हैं, देखिए जावा में जब भी हम किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, तो उसे हम लोग सेव करते हैं किसी एक नाम से, लेकिन उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमने एक क्या बनाया, एक प्रोग्राम क्रिएट किया, उस प्रोग्राम का नाम ABC था, तो हम उसको जब सेव करते हैं तो abc.java के नाम से सेव करते हैं, क्योंकि उसमें जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डॉट जावा होना चाहिए, ठीक है। फिर इस जावा के प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, किसके थ्रू, जावा के कंपाइलर के थ्रू, जावा कंपाइलर के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं जावा के सोर्स प्रोग्राम को, यानी कि अपने फाइल को जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया था, उस प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने से हमारा जो सोर्स प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट होकर के वो सेव होता है एक डॉट क्लास फाइल में, ठीक है। तो जिस नाम से हमने यहाँ पर सेव किया था, जिस नाम से हमने यहाँ पर जावा के अंदर क्लास डिक्लेयर किया होगा, उस क्लास के नाम से abc.class के नाम से वो क्या हो जाता है, हमारा सेव हो जाता है। एक और फाइल उसमें बन जाती है ऑटोमेटिक, वो है उसकी डॉट क्लास फाइल, ठीक है। अब डॉट क्लास फाइल को हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो रन करते हैं वो क्या रन करते हैं, डॉट क्लास फाइल पर रन करते हैं, ठीक है, जो कि मशीन कोड में है, ठीक है। डिफरेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में मान लीजिए कि विंडोज़ है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या है, विंडोज़ है। दूसरा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास में लाइनक्स है, और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे सोलारिस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और इसमें हम लोग रन क्या कर रहे हैं, abc.class फाइल को, abc.class फाइल, जिसे हमने किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट किया था, ठीक है। ये तीनों में क्या आएगा हमारा, abc.class फाइल। तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को पर हमने अपने डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए कोशिश की, है ना, तो रन करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हम यहाँ पर abc.class फाइल को हम रन करते हैं विंडोज़ में, तो यहाँ पर विंडोज़ का जेवीएम हमको मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है हमें, विंडोज़ का जेवीएम मिलता है, ठीक है। जब हम
लाइनेक्स का JVM मिलता है। हर एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना अलग अलग क्या है JVM है ना। जब हम उसको सोलारिस पर क्या करते हैं रन करने की कोशिश करते हैं डॉट क्लास फाइल को abc डॉट क्लास फाइल को, तो यहाँ पर हमको सोलारिस का JVM मिलता है। ओके, सॉरी JVM नॉट JVS। और ये क्या करते हैं, हमारा जो डॉट क्लास फाइल था उसको रन करते हैं और रन करके हमें हमारा आउटपुट दे देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या किया है, अपने प्रोग्राम को क्रिएट किया और कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम था वो डॉट क्लास फाइल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज मशीन कोड है ना। और हमने प्रोग्राम किसमें लिखा था, जावा की लैंग्वेज में है ना। और उसको हम लोगों ने सेव किया किसमें, abc.java के नाम से। उसको फिर हमने कंपाइल किया है कंपाइलर के थ्रू, जावा कंपाइलर के थ्रू, तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ, उसको ट्रांसलेट हो जाता है किसमें, डॉट क्लास फाइल में, जिसमें क्या है मशीन कोड्स होते हैं है ना। उसके बाद इस मशीन कोड्स यानी कि abc.class फाइल को हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम क्या करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ हम रन करने की कोशिश करते हैं तो abc.class फाइल को यहाँ पर क्या मिलता है, विंडोज पर रन करते हैं तो विंडोज का JVM मिलता है ना। लाइनक्स पर हम उसको अगर रन करने की कोशिश करते हैं तो लाइनक्स JVM मिलता है। सोलारिस पर अगर हम उसको क्या करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं तो सोलारिस का JVM मिलता है। मतलब यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना क्या मिल रहा है, हमें JVM मिल रहा है ना। और जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, JVM रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना JVM मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, abc.class फाइल को रन करके हमें उसका आउटपुट दे देता है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो JVM किसी और चीज का है, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या है, C और C++ में ये चीज ऐसा नहीं है ना। C का कंपाइलर और C++ का कंपाइलर अगर हम विंडोज XP का यूज करके C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, उसे कंपाइल किया, तो उसका जो भी डॉट क्लास फाइल बना या exe फाइल बनी है, उसको अगर हम लाइनक्स में लेकर के यूज करेंगे, लाइनक्स में ले जाकर के उसमें हम क्या करें, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसे हम रन करने की कोशिश करेंगे तो वो रन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमको लाइनक्स का कंपाइलर नहीं मिलता है ना। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, लाइनक्स JVM मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो क्या हो रहा है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसे हम क्रिएट किए, कंपाइल किए और उसका जो डॉट क्लास फाइल है उसे हम किसी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो रन हो जा रहा है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जावा जो है क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।